नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां समेट कर लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट के जरिए। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी कृषि संगणना, कृषि क्लिनिक, कृषि व्यापार केंद्र और पीएम किसान के बारे में। इसके साथ ही आज हम विज्ञान और किसान सेगमेंट में जानेंगे कृषि वानिकी के बारे में और फार्मिंग इंडिया में बात होगी ई-नैम की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। जिस तरह हमारी जनगणना होती है, ठीक इसी तरह कृषि संगणना भी होती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। संगणना का शुभारंभ करते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब कृषि क्षेत्र में 11वीं संगणना के शुरुआत के अवसर के हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ कृषि की प्रधानता है, वहाँ संगणना करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है। लेकिन इससे पूर्व भी हमारे सांख्यिकी मंत्रालय ने काफ़ी प्रयत्न करके 10 बार इस काम को पूर्णता प्रदान कर चुके हैं। उसका विभिन्न अवसरों पर लाभ भी हुआ है और ये काम थोड़ा पहले हम लोगों को करना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण इसमें विलंब हुआ है। लेकिन आज 11वीं संगणना शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पूरा अभियान राज्यों के साथ मिलकर सफलता के सोपान तक पहुँचे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। भारत कृषि प्रधान देश है और हम सब के लिए यह सौभाग्य की बात है कि भारत में कृषि का जो क्षेत्र है वह भी बहुत बड़ा है और कृषि पर आजीविका की निर्भरता भी बड़ी मात्रा में है। लेकिन हम सब के लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रकृति ने भारत को सभी प्रकार की जलवायु प्रदत्त की हुई है, जिससे हम कोशिश करके अपने देश में हर प्रकार की फसल को उत्पादित करने में सफल हो सके। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दृष्टि से समय समय पर प्रयत्नशील रहती है और उसका प्रतिसाद भी आज देश को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में माना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो दुनिया में कई फसलों में और जिन्सों में हम लोग पहले क्रम पर खड़े हुए हैं और भारत सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात का प्रयत्न करती है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान संगठित हों, छोटे किसान की ताकत बढ़े, महंगी फसलों की ओर जाएं, अच्छा उत्पादन कर सकें, अच्छी उत्पादकता कर सकें, अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ा सकें, जिससे हमारा उत्पाद वैश्विक मार्केट में ठीक प्रकार से ठहर सके और उसका लाभ किसानों को मिल सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाओं का सृजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि मंत्रालय में जुड़ा है और उसका प्रतिफल आज कृषि के क्षेत्र को निश्चित रूप से मिल रहा है।
कृषि संगणना ये प्रमुख विषय है और मुझे लगता है कि इस बार जब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने का समय है। आप सबने इस दृष्टि से तैयारी भी की है। अनेक राज्य हमारे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अग्रणी रूप में काम कर रहे हैं। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी जो गणना होती है तो निश्चित रूप से उसके जो लाभ हैं वो निश्चित हैं। हम लोग पिछले बार भी बैठे थे तो व्यापक रूप से अपनी चर्चा हुई थी। तो इस बार तो हम इसको प्रारंभ कर ही रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले बार जब गणना का समय आए तो इसको और व्यापक फलक पर हमको सोचना चाहिए और ये गणना आने वाले कल में कृषि क्षेत्र में फसलों की मैपिंग करने में भी योगदान दे सके। इस दृष्टि से हमको अपना फार्मूला तय करना चाहिए तो उसका लाभ लंबे समय तक देश को मिलेगा। आज हम कोविड के कारण इस कार्यक्रम को विलंब से शुरू कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार और बाकी जो अधिष्ठान इसमें मिलकर काम करते हैं सभी पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे और इस पूरे अभियान को सफलता प्रदान करेंगे। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान योजना के तहत अब तक 11 किस्त किसानों के लिए जारी हो चुकी है। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक आर.के. तिवारी ने, आइए देखते हैं। पीएम किसान के लाभार्थी किसान भाई बहनों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अगली किस्त के लिए ई-केवाईसी करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप पीएम किसान पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप के द्वारा OTP बेस्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने नियरेस्ट समीप के जो CSC सेंटर है उसमें जाके बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 15 रुपये की मामूली रकम देनी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सेगमेंट विज्ञान और किसान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए
250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। पारंपरिक फसलों के अलावा पेड़ लगाना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे किसानों को ईंधन, पशु चारा और इमारती लकड़ी मिल जाती है। इससे किसानों को काफी अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। इसे कहते हैं कृषि वानिकी। आइए आज विज्ञान और किसान सेगमेंट में विस्तार से जानते हैं कृषि वानिकी के बारे में। कृषि वानिकी मिट्टी के प्रबंधन का ऐसा तरीका है जिसमें एक ही जमीन पर फसलें भी उगाई जाती हैं और पेड़ भी। मिट्टी का प्रबंधन इसीलिए क्योंकि कृषि वानिकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है और उसके कटान को भी कम कर देती है। इस तरह मिट्टी की सेहत सुधारने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी हो जाती है। अगर ऊसर या बीहड़ भूमि का सुधार करना हो तो भी कृषि वानिकी का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा ये पशुओं के लिए साल भर चारा उपलब्ध कराती है। कृषि वानिकी में कई तरह की पद्धतियां मौजूद हैं। पहली है कृषि वन पद्धति, जिसमें हम फसलों के साथ साथ ईंधन, चारा और इमारती लकड़ी वाले पेड़ लगाते हैं। दूसरी कृषि उद्यानिकी पद्धति है, जिसमें फसलों के साथ फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। कृषि वन उद्यानिकी तीसरा तरीका है, जिसमें फलदार पेड़ों के साथ लकड़ी और चारा देने वाले पेड़ होते हैं। चौथा नंबर वन चारागाह पद्धति का है, जिसमें चारे वाली घास, चारे वाली दलहनी फसलें और वृक्ष लगाए जाते हैं। ये पद्धति ऐसी जगहों पर अपनाई जाती है जहां खेती न हो रही हो। पांचवी उद्यानिकी चारागाह पद्धति है, जिसमें चारा देने वाली घासों और चारे वाली दलहनी फसलों के अलावा फलदार वृक्ष होते हैं। ये तरीका बेकार पड़ी जमीन के लिए बहुत कारगर है। इसके अलावा मेड़ पर भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। कृषि वानिकी किसानों की न सिर्फ आमदनी बढ़ा सकती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार है, क्योंकि इनमें लगे पेड़ कई उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, खासकर फर्नीचर, चिकित्सा सेवा और माचिस उद्योग के लिए। लेकिन कृषि वानिकी में लगाए जाने वाले पेड़ों की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। मुख्य रूप से ये तेजी से बढ़ने वाले हों, बार बार कटाई छटाई सहन कर सकते हों, इनकी जड़ें गहराई तक जाने वाली हों, ताकि ये दूसरी फसलों के पोषक तत्व न ले सकें। पेड़ों का फैलाव कम हो और उनकी शाखाएं कम निकलती हों। पत्तियां जमीन पर गिरने के बाद जल्द गल सड़ जाने वाली हों और पेड़ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले हों, ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। अब सवाल उठता है, कौन कौन से पेड़ लगाए जाएं? आप बबूल लगा सकते हैं, जो ईंधन की लकड़ी, कोयला और फलियों से चारा देता है, साथ ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर सकता है। हल्दू की लकड़ी से आप कृषि औजार, जलाऊ लकड़ी और चारा ले सकते हैं। काला सीरस जलाऊ, इमारती लकड़ी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए है। नीम का पेड़ लकड़ी के अलावा दवाइयाँ और तेल भी देता है। सेवल का पेड़ फलियों, माचिस उद्योग, रेशा और गोंद के लिए है। बांस के उपयोग के बारे में आप सब जानते ही हैं। महुआ की लकड़ी से बैलगाड़ी के पहिए और नाव बनाई जा सकती है।
फल फूल के अलावा इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। खेर से पत्तियाँ, छाल, कत्था और लकड़ी मिलती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है। वहीं शीशम की लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आती है। लेकिन अगर आप फलदार पेड़ लगाना चाहते हैं तो आंवला, बेर, बेल पत्थर, फालसा और सहजन के अलावा आम और नींबू वर्गीय पौधे लगा सकते हैं। इस तरह कृषि वानिकी से किसानों को स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले, इस उद्देश्य से सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है ई नैम को, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार को। क्या है राष्ट्रीय कृषि बाजार और किसानों को इससे क्या फायदा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ई नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं।
इनाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो अहम जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होगी। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।